नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ऑनलाइन ट्रैवल की दुनिया का मेगा मर्जन मेक माई ट्रिप में होगा गो आईबीबो का विलय। दीप कालरा होंगे नई कंपनी के सीईओ। जीएसटी काउंसिल की तीसरी बैठक में राज्यों के मुआवजे पर बनी सहमति, लेकिन टैक्स दरों पर केंद्र के सुझाव से राज्य नहीं है सहमत। कल फिर होगी चर्चा। चौतरफा खरीदारी के दम पर झूमा शेयर बाजार। सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा उछला। निफ्टी भी आज गया 8,650 के पास। The reforms that Prime Minister Modi has committed to, the very positive attitude that he's taken into making really very difficult reforms. The goods and services tax is one of them. वर्ल्ड बैंक चेयरमैन ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर जताया भरोसा। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में की प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म एजेंडे की तारीफ। I understand the sentiment because I feel the same. Going forward, I would like to say that of course I will not engage with talent from the neighboring country given the circumstance. फिल्म ए दिल है मुश्किल पर उठे विवाद के बाद करण जौहर ने पाकिस्तानी कलाकारों से किए तौबा। कहा आगे से नहीं करेंगे उनके साथ काम। राम मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए। ये लाली पापी से काम नहीं चलने वाला। राम मंदिर पर बीजेपी में असंतोष के बीच पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने किया अयोध्या में रामायण म्यूजियम की जमीन का मुआयना। समाजवादी पार्टी ने भी किया रामलला पर थीम पार्क बनाने का ऐलान। और ट्रायम्फ ने देश में उतारी अपनी नई सुपर बाइक बॉर्नविल। बाइक की कीमत 8 लाख रुपए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के दो सबसे बड़े ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप और goibibo.com का मर्जर हो गया है। इन दोनों कंपनियों के अंदर आने वाले सारे पोर्टल जैसे रेडबस, राइडिस्ट, राइडस्टे अब एक हो जाएंगे। इस बड़ी खबर पर और जानकारी के लिए बात करेंगे हम अपने संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, क्या है डील की बारीकियां और कब तक ये डील पूरी हो जाएगी? जी, ये 720 मिलियन डॉलर की ये डील है जिसके बाद मेक माई ट्रिप ने पूरी तरह से आईबीबो ग्रुप को खरीद लिया है। उसके सारे ब्रांड्स खरीद लिए हैं और इसके बाद जो कंपनी बनेगी ये भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी होगी। अगर दोनों कंपनियों के ट्रांजैक्शंस मिला दिए जाए जो पिछले साल हुए थे, लगभग 3.5 करोड़ ट्रांजैक्शन थे दोनों कंपनियों के। और तमाम बड़े ब्रांड्स, क्योंकि मेक माई ट्रिप की अच्छी ब्रांड वैल्यू है, वो लीडर है एयर टिकटिंग में, होटल्स में। इसके अलावा आईबीबो ग्रुप के अपने स्पेशलाइजेशंस हैं। वो बस सर्विसेज, बस टिकटिंग में उसके जो ब्रांड्स हैं वो काफी आगे हैं। रेड बस हुआ या राइड हुए, तो इन दोनों के मिलने के बाद जो ब्रांड बनेगा वो एक तरह से भारत में ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस में काफी ज्यादा हर जगह उसकी पहुंच रहेगी। और कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो दीप कालरा बने रहेंगे ग्रुप सीईओ, इस पूरे जो ग्रुप बना है उसके। और जो आईबीबो टीम है, जो आशीष कश्यप है उसके सीईओ हैं, वो ज्वाइन करेंगे मेक माई ट्रिप को। तो एक तरह से पूरा खरीद लिया है आईबीबो ग्रुप को। और आईबीबो में जो हिस्सेदारी थी टेंसेंट और नेस्पर की, तो अब वो उस हिस्सेदारी की बदौलत ये कंपनियां मेक माई ट्रिप की सबसे बड़ी हिस्सेदार बनेगी, जबकि आईबीबो का पूरा 100% हिस्सेदारी जो है वो मेक माई ट्रिप के कंट्रोल में रहेगी। तो ये सारी जो है वो डील की बारीकियां हैं और आने वाले समय में इनकी कोशिश रहेगी कि एक ब्रांड बने और एक ब्रांड के तहत इसे पूरा जाना जाए। राइट, हमारे साथ बने रहिए रोहन, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मरकरी ट्रैवल्स के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन अश्विनी कक्कड़। अश्विनी कक्कड़ साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस डील को? मेरे ख्याल से हाल फिलहाल के समय की सबसे बड़ी ट्रैवल इंडस्ट्री की डील माना जाए इसे। ये तो निश्चित बात है कि ये सबसे बड़ी डील आज तक जो हुई है वो यही होगी। और नेस्पर्स, जिन्होंने कुछ ही समय पहले $250 मिलियन इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में, पहले उन्होंने रेड बस को खरीदा था और फिर नेस्पर और टेंसेंट ने इकट्ठे मिलकर $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था गो आईबीबो में। और दूसरी ओर देखा जाए तो चाइनीज ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी सी ट्रिप ने $180 मिलियन डाले थे मेक माई ट्रिप में जनवरी में। तो अब ये सब जो है पूरा का पूरा
पैसा भी और पूरी की पूरी ताकत इन सब दोनों इन्वेस्टर्स की इस वक्त गोआईबीबो और मेक माई ट्रिप के मर्जर में लग गई है। और ये जो मर्जर है वो इन रियलिटी तो मेक माई ट्रिप ने गोआईबीबो को पूरा का पूरा खरीद लिया है, जिसमें गोआईबीबो भी आएगा, रेड बस भी आएगा और एक राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है राइड करके, वो भी आएगा। और मेक माई ट्रिप से की साइड से मेक माई ट्रिप तो मेन कंपनी रहेगी ही, उसके साथ एक अकोमोडेशन का प्लेटफॉर्म है उनका जिसका नाम है राइट स्टे। तो राइट स्टे भी इसी पूरे कंबाइन में आ जाएगा। तो देखने की बात यह है कि अब एयरलाइन बिजनेस में ये लोग कंबाइंड नंबर 1 हो जाएंगे। रेड बस जो बस का बिजनेस है उसमें ये नंबर 1 हो जाएंगे और इनके पास राइड शेयरिंग की कैपेसिटी हो जाएगी और इनके पास अकोमोडेशन की भी अच्छी कैपेसिटी हो जाएगी। तो देखने की बात सबसे बड़ी ये है कि रेगुलेटरी अप्रूवल इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुपर डोमिनेंट कंसर्न बन जाएगी और भारतवर्ष की सबसे बड़ी कंपनी के निस्बत जो आज थॉमस कुक या जो भी हो या दूसरी साइड पे क्लियर ट्रिप और यात्रा हो, तो उनकी निस्बत ये 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो क्या इनको ये रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा या मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन इनको रोक देगा? जी, दीप कालरा साहब अब इस कंपनी को संभालेंगे। अगर मान ले कि सारी चीजें हो जाती हैं तो दीप कालरा के हाथ में इसकी कमान आएंगी। उनकी लीडरशिप वैसे तो उस पर कोई संदेह नहीं, लेकिन अब इतनी बड़ी कंपनी को उन्हें लेकर चलना होगा। आपने कहा 10 गुना बड़ी कंपनी अब बन जाएगी, आगे कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये अच्छी बात तो यह है कि ये एक वर्ल्ड स्केल की कंपनी बन जाएगी और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनियों में से इसकी गिनती जरूर आएगी। मगर दूसरी ओर भारतवर्ष के लिए डोमिनेंस इतना अच्छा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इससे काफी छोटी कंपनियां हैं, उनके ऊपर काफी एडवर्स असर पड़ेगा। इनकी बाइंग कैपेबिलिटी और दूसरी कैपेबिलिटीज का निश्चित बात है कि असर पड़ेगा। और इसके अलावा देखने की बात यह है कि क्लियर ट्रिप और यात्रा के ऊपर और दूसरी जो कंपनियां हैं Wire.com वगैरह, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन वैल्यू इतना जबरदस्त है कि सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मगर चूंकि ये कंबाइंड एंटिटी शायद प्रॉफिटेबल हो जाए तो और यात्रा और क्लियर ट्रिप दोनों लॉस मेकिंग है, तो उसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन बढ़े या ना बढ़े ये भी देखने की एक बात है। सिर्फ जो दूसरी इन सब कंपनियों में से एक ही और कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो है Wire.com। मगर अब देखने की बात है कि ये जो मर्जर हुआ है ये कितना प्रॉफिटेबल होगा और इतने बड़ी एंटिटी को किस तरीके से दीप कालरा आगे लेकर चलेंगे, और वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए अश्विनी कक्कड़ साहब, और रोहन आपका भी। लेकिन आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि भारत में अब तक की ट्रेवल की दुनिया की सबसे बड़ी डील, सबसे बड़ा मर्जर हम कह सकते हैं, जिसमें मेक माई ट्रिप में अब गोआईबीबो अपनी तमाम कंपनियों के साथ मर्ज होने जा रही है। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर, और वो है जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी की राह की एक बड़ी बाधा आज दूर हुई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को मिलने वाले मुआवजे पर सहमति बन गई है। कल बैठक में जीएसटी की दर पर भी फैसला हो सकता है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि राज्यों के मुआवजे के लिए 14% रेवेन्यू ग्रोथ पर एक राय बनी है। What should be the basis for calculating the revenue growth for the first 5 years, that is the compensation period, if any of the states is entitled to compensation? There were 5-6 different formulae which were to be discussed, and detailed discussion through the day was held on this question. It was finally agreed that a 14% secular rate of growth would be treated as a possible growth rate as far as revenue is concerned. जब वित्त मंत्री से सीएनबीसी आवाज की ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने टैक्स स्ट्रक्चर पर राजनीतिक रुझान और आम सहमति के बारे में सवाल किया, तो जेटली ने साफ किया कि तय सिद्धांतों के आधार पर ही टैक्स का गणित बिठाया जाएगा। टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर जो शुरुआती चर्चा हुई, राजनीतिक रुझान कैसे थे और इस मुद्दे पर आम सहमति बन पाएगी इस बैठक में।
देखिए, मुझे लगता है जो सिद्धांत है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जो प्रिंसिपल्स हैं। इन्फ्लेशन न्यूट्रल रहे, इतने साधन रहे कि राज्यों का खर्चा और केंद्र का खर्चा चलता रहे, और करदाता पे आवश्यकता से अधिक बोझ न पड़े। तो इसमें अब हम इन सिद्धांतों को तय करने के बाद उसके जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं कि इस लेवल ऑफ टैक्सेशन तक पहुंचने के लिए कितना टैक्स लगना है और किस श्रेणी में, किस स्लैब में कितना लगना है। तो जीएसटी की दरों को लेकर उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री और काउंसिल में यूपी सरकार के प्रतिनिधि अभिषेक मिश्रा ने कहा कि लग्जरी आइटम और तंबाकू जैसी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही, वो था कि इस टैक्स स्ट्रक्चर को तय करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि महंगाई पर असर ना पड़े। बिल्कुल 6% से लेकर हम 26% का स्लैब देख रहे हैं, उसको महंगाई के लिहाज से आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, चूंकि आप तो इसमें काफी तैयारी करके आते हैं पहले। नहीं, देखिए अभी भी मैंने जैसे पहले कहा, इस पे कंफर्म व्यू आज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम ये नहीं डिस्कस हुआ आज कि किस चीज पे कितना टैक्स होगा और कहां पे लगाया जाएगा। वो जब बात ये निटी-ग्रिटीज तक पहुंचेगी कि आप देश में देखोगे तो मुझे लगता है कम से कम 10-15 हजार आइटम्स बिकते होंगे। जब उसके डिटेल्स आएंगे तब जाकर तब उसमें बात आएगी। एक दो अंतिम सवाल सर ये है कि जो खास लग्जरी आइटम हो गया, फिर टोबैको जैसा आइटम है, उन सब पर अपर रेट के अलावा कोई सेस लगाने का विचार कितना सही रहेगा? बिल्कुल, उनको सिन रेट की तरह ट्रीट होना चाहिए। दुनिया के हर देश में, हर इकोनॉमी में इसका प्रोविजन है, हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। इधर राज्यों के मुआवजे पर सहमति के बारे में दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तो जीएसटी रेट को लेकर के जो 4 स्लैब सुझाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसको मानना कितना फिजिबल दिख रहा है? उसमें स्टेट्स को बहुत नुकसान होता हुआ दिख रहा है मुझको। स्टेट गवर्नमेंट को तो 40% मिलने वाला टैक्स अचानक 13% मिलेगा और बाकी का 27% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सभी राज्यों की आपत्ति थी या फिर दिल्ली की आपत्ति थी? सारे राज्यों की आपत्ति है इस पे। तो इससे सहमति बनने की संभावना कितनी दिख रही है आपको? अभी जो स्लैब्स पे भी अभी तो फाइनल चर्चा नहीं हुई, पर इस पर और होमवर्क करना पड़ेगा। दूसरा, जो रेट्स इस तरह के इन्होंने रखे हैं उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि रोटी और कपड़ा, तो फूड आइटम्स और क्लोथ फुटवेयर महंगे होने के चांसेस हैं, विच वी हैव अपोज्ड। तो हमने कहा कि उसको और निटी-ग्रिटी में काम करना पड़ेगा, बिकॉज जीएसटी रिजीम में किसी भी कीमत पर रोटी कपड़ा महंगा नहीं होना चाहिए। इससे पहले एक एजेंडा था, वो था कंपनसेशन फॉर्मूले को मंजूरी देने के लिए, इस पर कोई सहमति बन पाई सर? कंपनसेशन वाले पे मंजूरी बनी है। इसके अलावा सर और कोई प्रस्ताव जो इस बैठक में मंजूरी देगी? नहीं, आज तो और किसी चीज पे मंजूरी नहीं हुई। अब कल देखिए किन किन चीजों पर मंजूरी होती है, बट थोड़ा सेंटर के प्रपोजल्स अभी बहुत इंकरेजिंग नहीं है। चलिए, अब हमारे साथ प्रतीक जैन साहब हैं, लीडर इनडायरेक्ट टैक्स पीडब्ल्यूसी के। प्रतीक जी, तो आज अगर हम देखें मोटी मोटी जो राज्य और केंद्र के बीच में जो टकराव था इन चीजों को लेकर, जहां पर थोड़ी सी रस्साकशी थी, वो चीजें सारी हल हो गई। खासतौर पे मुआवजे वाली जो एक सबसे बड़ा टिपिकल पॉइंट था, उस पर सहमति बन गई है। कितना पॉजिटिव है ये? देखिए, कॉम्पनसेशन पे जो मेन उसमें मुद्दा था कि कौन सा बेस ईयर लिया जाए, वो सॉल्व हो गया। अब 15-16 को बेस ईयर माना जाएगा और ये माना जाएगा कि 14% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को ग्रोथ माना जाएगा 14%। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा अचीवमेंट है। पहले पिछले बारी मीटिंग में ये हो रहा था कि कॉम्पनसेशन के लिए पिछले 5 साल में 3 साल को लिया जाए या 5 साल का एवरेज लिया जाए। अब उन्होंने बोला कि 15-16 जो है वित्त वर्ष उसको लिया जाएगा। तो मुझे लगता है वो एक मैटर सॉर्ट आउट हो गया। प्रतीक जी, ये एक बात हुई, ये बड़ी एक उपलब्धि कहें, लेकिन दूसरी बात जो रेट्स की है, दर क्या होगी जीएसटी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कल इस पर शायद हम कोई एक कंसेंसस बनता हो देखें, लेकिन क्या 26% जिसकी बात हो रही है, ज्यादा ऊपर की दर लग रही है? उन्होंने मल्टीपल रेट्स की बात की है कि 6%, 12, 18 और 26। तो मल्टीपल रेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रेट्स अगर नहीं होगा तो कंसेंसस और आम राय बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन 26% पे वो जो बोल रहे हैं कि बहुत सारे तमाम तरह की वस्तुओं को 26% पे लाया जाएगा, उसमें रिस्क ये लग रहा है कि जो चीजें 18% पे हम और सोच रहे थे, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एयर कंडीशनर्स की बात चल रही है, वो अगर 26 पे हो गया तो फिर वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है वो देखने में आएगा। और उन्होंने ये भी बात किया है कि सेस की बात की है कि 26% जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं कुछ, उस पे शायद सेस लगाने का भी कुछ प्रयोजन है।
और वो सेस जो है अभी तक तो इंडस्ट्री ये मान रही थी कि जीएसटी आने के बाद सारे तरीके की सेस और सरचार्ज जो है खत्म हो जाएंगे, और अगर वो सेस लगेगा तो उसमें फिर बहुत तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो टैक्स पे टैक्स लगेगा और जिसको आप कैस्केडिंग इम्पैक्ट बोलते हैं वो होगा। तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा खुश नहीं होगी ये सेस के मामले को लेकर के, तो रेट पे थोड़ा और विचार करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। रेट पता लग ही जाएगा कि क्या निकल कर आ रहा है, किस रेट पर आम सहमति बनती है। फिलहाल आवाज एट 9 में हम लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिवाली से पहले बाजार में आज दिखी जोरदार रौनक, पूरी खबर देखिए आज। वर्ल्ड बैंक ने एक बार फिर भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जताया है। बैंक के प्रेसिडेंट जिम योंग किम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वे मुश्किल रिफॉर्म्स को अंजाम दे रहे हैं। Well, I think the Indian growth story is one of the great positive stories in the world today. I've said many times that the reforms that Prime Minister Modi has committed to, the very positive attitude that he's taken into making really very difficult reforms. The goods and services tax is one of them. Now we know that there are complexities in the GST that still have to be worked out, but the spirit, the can-do spirit that he's brought has had a tremendously positive impact. शेयर बाजार में अब बात करें तो आज रहा शानदार तेजी का दिन। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार आज अच्छी बढ़त के साथ खुला। यूरोप के बाजार से भी आज अच्छे संकेत मिलने से बाजार में खरीदारी बढ़ी। चौतरफा खरीदारी के दम पर निफ्टी 8,650 के पार निकल गया। बैंक, आईटी, इंफ्रा, मेटल, सर्विस सेक्टर के शेयर्स में आज जमकर खरीदारी हुई। सेंसेक्स आज 500 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 28,000 के पार गया। वहीं निफ्टी भी 150 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 8,600 के पार जाने में कामयाब रहा। अपनी फिल्म दिल मुश्किल में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान के काम करने पर उठे विवाद के बाद करण जौहर ने पाकिस्तानी कलाकारों से अब तौबा कर ली है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वो आगे से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे। करण ने कहा कि जब फिल्म बन रही थी तो देश में माहौल अलग था और अब अलग है। करण ने यह भी कहा कि वो इस बात से बेहद दुखी हैं कि लोग उन्हें राष्ट्र विरोधी मान रहे हैं। When I shot my film Dil Hai Mushkil in September to December last year, the climate was completely different. The circumstances were completely different. There were efforts made by our government for peaceful relationships with the neighboring country. And I respected those endeavors then, those efforts then. And I respect the sentiment today. I understand the sentiment because I feel the same. Going forward, I would like to say that of course I will not engage with talent from the neighboring country given the circumstance. But with that same energy, I beseech you to know one thing, that over 300 Indian people in my crew have put their blood, sweat and tears into my film Dil Hai Mushkil. And I don't think it's fair to them to face any kind of turbulence on account of other fellow Indians. और आवाज एट 9 में यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबर। एयरपोर्ट और मल्टीप्लेक्स में एमआरपी से ऊपर पानी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि चीजें बेचने के खिलाफ सीएनबीसी आवास की मुहिम का असर लगातार हो रहा है। आवास की मुहिम को कंज्यूमर अफेयर मंत्री रामविलास पासवान का समर्थन मिलने के बाद अब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में सभी होटल और रेस्टोरेंट से कहा गया है कि वो ओवर द काउंटर किसी भी चीज को एमआरपी से ज्यादा पर ना बेचे। हालांकि सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर वो होटल के अंदर सभी सुविधाओं के साथ कोल्ड ड्रिंक्स या पानी जैसी चीजें सर्व कर रहे हैं तो उस पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जा सकता है। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने फेस्टिव सीजन में अपनी नई बाइक बॉर्नविल T100 लॉन्च कर दी है। इसमें 900 सीसी का लिक्विड कूल ट्विन इंजन है जो 5,900 आरपीएम पर 53 बीएचपी का पावर देता है। इसमें एंटी ब्रेक सिस्टम, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स के अलावा टाइम एलईडी और यूएसबी चार्जिंग भी मिलेगी। इस बाइक में कुल मिलाकर 150 से ज्यादा एक्सेसरीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉर्नविल डुअल टोन कलर्स में व्हाइट ब्लू और व्हाइट ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। इस सुपर बाइक की दिल्ली में एक शोरूम कीमत है 7,78,000 रुपए। अब तक ईमेल आईडी सिर्फ अंग्रेजी में ही बनती थी, लेकिन अब देसी भाषाओं में भी ईमेल आईडी बन पाएगी। उदाहरण के लिए अगर आप हिंदी में ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस देवनागरी में होगा। यही नहीं, आप अपनी देसी भाषा में बोलकर भी ईमेल कंपोज कर पाएंगे। टेक कंपनी डाटा एक्सेस ने
डाटा मेल नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से 8 देसी भाषाओं, जिसमें हिंदी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला और मराठी शामिल है, में ईमेल बनाया जा सकता है। और आवाज एट 9 में आज इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर। नमस्कार।